नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कानपुर से है। जनपद कानपुर नगर में इस प्रकरण में 8 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें 11 अभियुक्त संलिप्त पाए गए। आज छठी व महत्वपूर्ण गिरफ्तारी के रूप में शिवम अग्रवाल को पकड़ा गया, जबकि उसके पिता की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रारंभिक एफआईआर में 26 लाख बोतलों का उल्लेख था, लेकिन विवेचना में ये संख्या बढ़कर लगभग 1.12 करोड़ बोतलों तक पहुंच गई है। जांच में सामने आया कि अभियुक्त की 2 कंपनियां हैं और उसमें बद्दी व पानीपत से सप्लाई मिलती थी, जिसमें से लगभग 76 लाख बोतल बद्दी से आई हैं। आज तक लगभग 8 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की जा चुकी है। पूछताछ में फर्जी कंपनियों के माध्यम से सप्लाई और अधूरे रिकॉर्ड सामने आए हैं, जिनमें अब तक केवल 10 से 15 लाख बोतलों का ही सत्यापन हो सका है। मुकदमे लिखे गए थे और इसमें 11 लोग वांटेड चल रहे थे। इनमें से आज छठवीं गिरफ्तारी और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है शिवम अग्रवाल की। इससे पूर्व में इनके पिताजी विनोद अग्रवाल की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जो एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी, उसमें केवल 26 लाख बॉटल्स के बारे में पंजीकृत था अभियोग। लेकिन हमारी जो विवेचना के दौरान अब तक हमें 1 करोड़ 12 लाख बॉटल्स का पता लगा है। इनकी 2 कंपनी है। शिवम अग्रवाल से पूछताछ में ये पता लगा इनकी 2 कंपनी, एक मेडिसिना है और दूसरी इनकी मेडिसिना हेल्थ केयर और दूसरी नॉक्स फार्मास्यूटिकल है, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है। हमारी जांच में ये बात भी सामने आई है कि ये 2 जगह से इनको मटेरियल सप्लाई होती थी। एक विंग्स बायोटेक है और दूसरे लेबोरेट फार्मास्यूटिकल पानीपत है। ये विंग्स बायोटेक जो है बद्दी हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ से इनके पास 76 लाख बॉटल्स इनके पास आई हैं। अभी तक हमने, क्योंकि ये जांच पड़ताल चल रही थी, तो जांच पड़ताल के दौरान इनकी 8 करोड़ के प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है, जिसकी सफेमा में सुनवाई चल रही है। पुलिस द्वारा जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसकी वहाँ ट्रिब्यूनल में इसकी हमने अब केस को लेके गए हैं, उसमें सुनवाई हो रही है। इनकी ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। शिवम जो है पिछले 5 महीने से फरार चल रहा था। इनके लुकआउट नोटिस जारी करा गया था और शिवम की लोकेशन गुड़गांव, राजस्थान, दिल्ली और प्रयागराज में लगातार मिल रही थी। इनके द्वारा अपने बचने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे और हमारी टीम ने इनको लगातार चेज कर रही थी और फाइनली हमारी टीम को ये अरेस्ट करने में कामयाबी मिली है। इन पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था और आगे इनसे पूछताछ करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इन वोटर्स को कहाँ खपाया गया? जो शिवम अग्रवाल से हमारी बातचीत हुई है, तो ये इनका ये कहना है कि हम जो है हम मेन सप्लायर थे और हम अपने स्टॉकिस्ट को देते थे, वो किसको बेचते थे इनका इसके बारे में इन्होंने कोई रिकॉर्ड अभी तक उपलब्ध नहीं कराया है। लेकिन हमारी जांच पड़ताल में ये पता लगा है कि कई बैचेस की जानकारी इनको नहीं है, जो फर्जी जो है कंपनी बना करके बेचा गया, उसकी जांच पड़ताल हो रही है और उस पर साबित हो रहा है कि कई रिकॉर्ड ये उपलब्ध नहीं करा पाए। हमारी टीम द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन इनके बैचेज की, कहाँ कहाँ इनका स्टॉक गया, उसकी जांच पड़ताल की जाए और ई वे बिल्स के आधार पर हम ये पता लगाने के 50% भी 50 नहीं है, केवल 10% का वेरीफाई हो पाएगा। 15 लाख के आसपास का वेरिफिकेशन हो पाया है। बाकी का अभी तक इन्होंने पूरा डिटेल नहीं दिया है और वो भी इलीगली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इस बारे में ये जानकारी मिला है कि बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इन जगहों पर जाना पाया जा रहा है। शिवम ने जो हमें बताया है कि फेंसा ड्रिल ही मैक्सिमम, फेंसा ड्रिल के बारे में इन्होंने बताया कि फेंसा ड्रिल ही बांग्लादेश को जाती थी। इस पे भी और जांच पड़ताल बनारस में, क्योंकि इनका बनारस में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और उसमें उनको जांच पड़ताल बनारस पुलिस कर रही है। तो शिवम के द्वारा जो सूचनाएं दी गई हैं उसके आधार पर और भी आगे की हम लोग जानकारियां कलेक्ट करेंगे और उसी अनुसार वैधानिक
फर्जी इनकम टैक्स अफसर बनकर अवैध वसूली करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। गाजीपुर में आयकर विभाग के अधिकारी बनकर व्यवसायियों से अवैध वसूली करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ और साथ ही शादियाबाद बाजार में व्यापारियों की सूझबूझ और साथ ही एकजुटता से एक गिरोह की साजिश नाकाम हो गई है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये गिरोह खुद को आयकर अधिकारी बताकर दुकानों पर फर्जी छापेमारी करता था। वे व्यापारियों को कार्रवाई का डर दिखाकर उनकी मोटी रकम वसूलते थे। इस गिरोह में एक महिला सहित लगभग 8 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। शादियाबाद बाजार में उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष इकरामुल हक को जब व्यापारियों ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दी तो उन्होंने तथाकथित अधिकारियों से बात की और साथ ही पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। फरार मुख्य आरोपी सरस कुमार गुप्ता की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही। बताया जा रहा है कि सरस कुमार गुप्ता गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र का निवासी है। ये थाना शादियाबाद क्षेत्र में थाना सादात क्षेत्र के रहने वाला निवासी एक सरस नाम का व्यक्ति और उसके चाचा अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर सरकारी अधिकारी बनकर उनके पास से कुछ सरकारी अधिकारियों का आइडेंटिटी कार्ड वगैरह भी देखा गया था और उसको दिखाकर दुकानदारों से अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया था। इस सूचना पे पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए मौके पे जो लोग थे उनको हिरासत में ले लिया था। उनमें से 3 लोगों को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस संदर्भ में प्रकरण में थाना शादियाबाद पे मुकदमा दर्ज किया गया है और जो मुख्य आरोपी है उसका नाम सरस है, थाना सादात क्षेत्र का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। किस विभाग का अधिकारी अपने को बता रहे हैं? ये चीफ के कमिश्नर बताया था। जो पीड़ित हैं उनसे वार्ता के बाद ये संज्ञान में आया है कि अपने आप को इनकम टैक्स का अधिकारी फिलहाल बताया था। अब आगे और विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरा मामला क्या था। भारी वस्तु से मारकर अधेड़ की हत्या, दुकान के बरामदे में सोते समय हत्या। खबर गाजीपुर से, जहां भारी वस्तु से मारकर एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। दुकान के बरामदे में सोते समय बदमाशों ने अधेड़ की हत्या कर दी। मामला करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के हरदासपुर गांव का बताया जा रहा, जहां नेवादा गांव के रहने वाले रामबचन ठाकुर हरदासपुर गांव में बनी दुकान के बरामदे में सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उनके सिर पर किसी वजन की चीज से मारकर हत्या कर दी। उनके शव को देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। परिजन की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। थाना करीमुद्दीनपुर पर आज प्रातः ग्राम हरिदासपुर से रामबचन नाम के व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल एसओ करीमुद्दीनपुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। वहाँ इन्होंने देखा कि बिल्डिंग मटेरियल की एक दुकान है जिसके कटरे में ये सोए हुए थे। इनके चेहरे पर किसी भारी वस्तु से प्रहार कर इनकी हत्या की गई है। पंचायतनामा कार्रवाई तोड़कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। प्रकरण में आगे कार्रवाई। बदायूं के थाना बिलसी क्षेत्र के खैसरा गांव में गणेश राम पुत्र बिहारी छत से गिर गया तो परिजन उन्हें पहले बिलसी के सामुदायिक स्वास्थ्य लेकर गए, फिर उसके बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि 12 बजे गणेश राम की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और साथ ही वहां पुलिस ने गणेश राम के शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम कराया गया है।
मेरा नाम हरिओम है। कहाँ के रहने वाले हो आप? बुधनी खोसारा। ये क्या पिताजी साथ क्या घटना हुई है आपकी? पिताजी घर पे थे, घर पे काम चल रहा था छत के ऊपर, राजमिस्त्री काम कर रहे थे, उसे देखने गए थे। क्या बजे की घटना हुई है? लमसम 5 बजे के आसपास। फिर क्या हुआ? उसके बाद में फिर गिरने के बाद में सर में चोट आई, फिर बेहोश हो गए, कान से ब्लड आना शुरू हो गया। उसके बाद में फिर उनके लिए लेके हम बिलसी गए। बिलसी जो है उन्होंने मना कर दिया, बोले आप बाद दवाइए। तो फिर रामा हॉस्पिटल बदायूं लेके आए सिटी के लिए, सिटी स्कैन कराया। सिटी स्कैन कराने के बाद फिर उन्होंने भी बोल दिया बाद दवा। फिर हम राजकीय मेडिकल उजहानी बदायूं लेके गए मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पर उनकी जाके 8 बजे 8:30 बजे के आसपास डेट हुई। क्या करते थे? मजदूरी करते खेती। क्या बच्चे हैं उनके? 6 बच्चे हैं। क्या बेटे क्या बेटियाँ हैं? 2 बेटा हैं, 4 बेटे। शादी हो गई सब बच्चों की? हाँ शादी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम। बड़े बेटे छोटे आप? बड़े। जनपद बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र के मिश्रीपुर मकुइया गांव का रहने वाला 35 वर्षीय मुकेश बाबू पुत्र लाल सिंह आज सुबह लगभग 4 बजे अपने खेत पर मक्का की फसल की रखवाली करने गया था। तो रखवाली करने के उपरांत मुकेश खेत पर पड़ी चारपाई पर लेट गया और सो गया। इसी बीच उसे किसी विषैले सर्प ने डस लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किसी तरह परिजनों को जानकारी हुई तो परिजन खेत पर पहुंचे और उसे झाड़ फूंक कराने वाले के पास लेकर गए, मगर हड़कंप फैल गया और साथ ही हाहाकार। परिजन उसे जिला अस्पताल भी लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ही उसे मृत घोषित कर दिया। देखते ही और मौत की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही परिवार और वहां पर सभी लोगों में बुरी तरह कोहराम मच गया। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? मिश्रीपुर मकोइया। अच्छा, ये क्या मामला है जो भाई की तुम्हारी की मौत हुई है? ये हमारा भाई सुबह 4 बजे मक्का की रखवाली करने के लिए गया था। वहाँ पर सब सुबह को फ़ोन किया तो उसने उठाया नहीं है। फिर हमने जाके देखा तो ये बेहोश अवस्था में मिला हुआ। अच्छा, फिर अभी ये सांप ने काट लिया है इसके लिए। अच्छा, मौत हो गई? इसकी मौत हो गई है। क्या नाम था भाई का? मुकेश बाबू। बदायूं के वजीरगंज नगर की प्रसिद्ध मंगला माता मंदिर परिसर में चल रहे देवी मेले में सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर बड़े बड़े झूले लगा दिए गए हैं। चिंता की बात यहां इन झूलों के ठीक ऊपर से हाई टेंशन बिजली की लाइन गुजर रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि हवा, आंधी व तकनीकी खामी से यदि तार टूटकर नीचे गिरा तो झूले पर सवार श्रद्धालु और बच्चों की जान पर। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मेला परिसर में ऊंचे जायंट व्हील समेत कई बड़े झूले लगाए गए हैं, जबकि ऊपरी छोर हाई टेंशन तारों के बेहद करीब है। नियमों के अनुसार 132 केवी लाइन से कम और साथ ही 13 मीटर 220 केवी से 17 मीटर और 400 केवी लाइन से 26 मीटर की दूरी तक निर्माण या अस्थायी ढांचे प्रतिबंधित है, लेकिन वजीरगंज में दूरी को मानकों की अनदेखी की जा रही है। खतरे की आशंका यूं ही नहीं, बदायूं में हाई टेंशन लाइन से जुड़ी घटनाएं पहले भी सामने आई हैं। मार्च 2016 में 2026 में तेज हवाओं से हाई टेंशन लाइन टूटने के कारण बीते महीने ही शहर के बड़े हिस्से में करीब 10 घंटे बिजली गुल रही थी। मैंने कि आपके पास सर मैं आ रहा हूँ, मैं झूले लगाता हूँ, ठीक। तो बोले चलो मैं तुम्हारी रसीद काट दूँगा। उन्होंने हमारी 2.5 लाख की रसीद जमा काट दी, ठीक। हाँ, मैंने उन्हें 1 लाख रुपया जमा कर दिया, ठीक। फिर मैं जो चला गया 21 तारीख को रसीद कट हुई थी, ठीक। उसके बाद में चला गया तो दूसरे को न पता किस है मुझसे पैसे मांगे गए, मतलब कि इतने में बिक रहा है या ना बिक रहा, 2 लाख रुपये और बहुत मांग रहे थे, ठीक। उसके बाद मैंने न दिए, मैं दूसरे को रसीद 6 मन की काट के दे दी। अब ना पता कितने पैसे उससे लिए अंदरू की। अच्छा, वो कोई मेरी सुन नहीं रहा है, मतलब थाने वालों के दौरे भी जा रहे हैं तो वो क्या ना सबूत दे। क्या कोर्ट में भी मुकदमा विचाराधीन है आपका? हाँ, कोर्ट में डाल दिया उसी दिन। अच्छा, तो क्या आरोप क्या है अब आपका? आरोप ये है मेरा झूले जो हैं जो लग रहे हैं दूसरे के, उसके पीछे लाइन भी जा रही है निकल के। मेरे मालूम हुआ कुछ परे हैं, कुछ मतलब नुकसान हो गया 2-3 लाख रुपए का। अच्छा, मेरे झूले ना लगा दिए। तो किन किन पे आरोप है आपका? शोएब भाई से ही कटवाई थी, शोएब भाई पे ही पैसे दिए थे, शोएब भाई ने ही ये काम करा सब। अच्छा। और इनमें साथ तो सभी हैं, चेयरमैन भी हैं और क्या कहना और बाबू भी हैं, संदीप भी हैं, संदीप ने साइन करे हैं। अच्छा, मैंने भी साइन करे हैं जी। ये मामला मेरा माल कुछ पड़ा है वहाँ पे, मेरे माल में लगे। अब क्या चाह रहे हो आप? हम ये चाह रहे हैं उस पर हम स्टे लेने की, मतलब उनके झूले भी बंद हो जाने चाहिए।
गंगा नदी में नाव पर शराब पीते युवकों का वीडियो वायरल वीडियो में व्यवसायियों के साथ एक नाबालिग भी आया नजर। उसेहत थाना क्षेत्र के भुंडी गांव घाट का बताया जा रहा मामला। नाव पर बैठकर शराब पीते दिखे सलीम और नवी रसूल। वीडियो में नाबालिग को भी शराब का गिलास देने का आरोप है। नाव पर शराब के पैकेट, नमकीन और खाने का सामान दिखा है। नाबालिग की मौजूदगी के मामले को बनाया गंभीर। पुलिस ने कहा जांच के बाद होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। बच्चे के सामने इस तरह के कृत्य पर उठे हैं गंभीर सवाल। खबर अमरोहा से, जहां पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री लखन सिंह यादव के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नौगावा सादात पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 4 अप्रैल 2026 को समय लगभग 2 बजे डायल 112 पर कॉलर इमरान पुत्र तहजीब हसन निवासी मोहल्ला पापड़ी थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा उसके घर का ताला तोड़कर नगद धनराशि चोरी कर ली गई। समय पर सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना नौगावा सादात में पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच कराई गई। घटना के अनावरण हेतु ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे सीसीटीवी कैमरे एवं स्थानीय सूचना तंत्र की सहायता से तत्परता से कार्रवाई करते हुए मात्र 2 घंटे के भीतर घटना का सफल अनावरण भी किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने वादी के घर में पूर्व में पेंट का कार्य किया था और पेंट के कार्य के दौरान वहां पर जिससे उसके घर की स्थिति की जानकारी उसे थी और पैसों की आवश्यकता के चलते उसने उक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक अधिक कार्रवाई व माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा। आज दिनांक 4/4/2026 को समय लगभग 2 बजे इमरान पुत्र तहजीब थाना नौगावा सादात द्वारा डायल 112 पर यह सूचना दी गई कि उसके घर से किसी अज्ञात चोर द्वारा नगद धनराशि चोरी कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी एवं स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर घटना का मात्र 2 घंटे के अंदर ही सफल अनावरण कर लिया गया है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त जुबैर अब्बास पुत्र हैदर रजा निवासी मोहल्ला साहबरी थाना नौगावा सादात को गिरफ्तार किया गया है एवं नगद धनराशि की 100% बरामदगी की गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। जनपद सीतापुर तहसील महमूदाबाद के थाना क्षेत्र सरदरपुर के सरैया चाकालपुर में अग्निकांड के बाद सीतापुर डीएम राजा गणपति आर और घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर सभी वहां पर जले घरों में जाकर स्थितियों का जायजा लिया और हर संभव मदद के लिए तहसील प्रशासन को निर्देशित किया है। मौके पर उपस्थित सचिव व लेखपाल से बात कर घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी गई। उन्होंने 2 मृत महिलाओं और 1 बच्ची के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को तेजी से कराने के निर्देश दिए। इस अग्निकांड में जला एक घर ऐसा था कि जहां कुछ ही दिनों बाद एक लड़की की शादी थी। वहां डीएम सीतापुर द्वारा जाकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। भी सर यहाँ मौजूद थे, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये एक दुखद घटना है। ऐसे घटना नहीं होना चाहिए किसी के साथ, जो दुखद घटना है। तो ये दुखद घटना का जो स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मैं आज आया हूँ और साथ में माननीय विधायक जी भी हैं जी, और परिवार से हम लोगों ने मुलाकात भी की। और इस दुखद घटना का बीच में प्रशासन और शासन इन लोगों को साथ है और जितना भी राहत का कार्य है, राहत का कार्य कल रात से ही मतलब हम लोग ने तत्काल शुरू की और माननीय विधायक जी भी थे जी। और इन लोगों को जो खाने पीने की व्यवस्था और साथ साथ इन लोगों को जो राहत का राशि और साथ में मुख्यमंत्री आवास योजना का तहत आवास देने का जो प्राविधान है जी, और शौचालय के देने का प्राविधान है, सब कुछ मतलब अभी तत्काल जुटने के लिए निर्देशित किया है। और हमारा लेखपाल और सचिव भी है इधर, और साथ में राजस्व विभाग कल रात से ही मतलब इन लोगों ने लगातार इधर कैंप करके रखा है। तो फिर ये बहुत ही दुखद घटना है
परिवार के साथ हम लोग हैं और हर संभव का मदद हम लोग प्रशासन का स्तर से लगातार करेंगे। सर क्या कांड के कारणों का पता लगाया जा सका है और इसके अलावा आपने यहाँ पर निरीक्षण भी कर लिया है, तो क्या आश्वासन जो पीड़ित परिवार है उनको दिया गया? ठीक है, पीड़ित परिवार का एक एक परिवार के साथ हम लोग ने मुलाकात की और इन लोगों को आश्वासन ये दिया गया है सरकार का स्तर से और प्रशासन का स्तर से हर तरीके के संभव जो भी मदद है तो फिर सब मदद हम लोग करेंगे। सर पोस्टमार्टम को लेकर के क्या सुविधाएं मिल पाएंगी? देखिए वो चल भी रहा है, वो सीएम साहब से हमने बात भी किया है, तो फिर चल भी रहा है, तो फिर जैसे पोस्टमार्टम होगी तो फिर इन लोगों को कागज इकट्ठा करने के लिए हमने इधर डायरेक्शन भी दे दिया गया है और शाम तक पूरा कागज का जितना भी फॉर्मेलिटीज है पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर कागजी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने तक राहत का कार्य बिल्कुल रुकेगा नहीं। राहत का कार्य कल रात से मतलब हम लोग ने तत्काल शुरू किया। एक बेटी की जो है मतलब शादी थी और उसका भी सारा दहेज का और बाकी व्यवस्थाएं जो थी रुपया पैसा सब जल के ध्वस्त हो गया है। उन बेटी के लिए क्या कहेंगे? और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य भी खतरे में हो गया है, बैग वैग सब जल गया, कॉपी था, उनके लिए क्या आप कहेंगे? पहले जो मैंने बताया है तो राहत का कार्य कल रात से हम लोग ने जो जुटा दिया इधर, राजस्व विभाग और विकास विभाग दोनों इधर हैं और हर तरीके का मदद, हर संभव का मदद सब कुछ शासन प्रशासन का स्तर से बिल्कुल की जाएगी। सर एक आखिरी सवाल कि अग्निकांड जो इस तरह से हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर फायर ब्रिगेड को लेकर के देरी होती है और इस तरह के अग्निकांड जो है ग्रामीण इलाकों में बढ़े हैं, इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या सक्रियता जो है आगे दिखाई गई? देखिए इसका जो कल जैसे घटना का संज्ञान में आया तो तुरंत फायर ब्रिगेड का मिशन और सारा सब कुछ एसडीएम साहब का स्तर से और सीओ साहब का स्तर से और साथ में राजस्व विभाग और माननीय विधायक जी का देखरेख में भी मतलब सब कुछ हम लोग ने कर लिया और आगे का जो फायर ब्रिगेड मिशन और फायर स्टेशन का एक मानक होती है, इतना आबादी के सापेक्ष एक फायर स्टेशन का स्थापित करने का एक मानक है, इसको मानक को भी मतलब हम लोग स्टडी करेंगे, इसके आधार पर आगे का कार्रवाई हम लोग होने के बाद में ये फायर आने का समय कितना होना चाहिए लमसम? तत्काल राहत का कार्य जितना जल्दी से जल्दी होना चाहिए, लेकिन कल का जो रेस्पॉन्स टीम है पुलिस का स्तर से और साथ में राजस्व विभाग का स्तर से तुरंत रेस्पॉन्स था और साथ में माननीय विधायक जी भी तुरंत आ गया। सर भीषण धूप है और ऐसे में आने वाले समय में ऐसी स्थितियां बढ़ सकती हैं, तो आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या तैयारी? देखिए आपदा प्रबंधन के लिए हम लोग सभी विभाग के साथ हम लोग ने बैठक भी की, उसमें राजस्व विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट और साथ साथ जो फायर डिपार्टमेंट से गाड़ी को तत्काल मतलब रवाना करने के लिए भी निर्देशित किया है। इसके लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित की जा रही है और साथ साथ जितना भी हमारा तालाब है और नहर सब में मतलब पानी भरने के लिए भी हम लोगों ने निर्देशित किया, सो दैट रेस्पॉन्स टाइम जितना कम से कम हो, सो दैट जो मिनिमम नुकसान हो सके। वाराणसी की कमिश्नरेट पुलिस ने शातिर चोर गैंग के सदस्य को किया गिरफ्तार। चोर के पास से करीब 30 लाख रुपए कीमती आभूषण बरामद। बंद पड़े घरों की रेकी करते थे चोर और साथ ही रोहनिया में दर्शन करने के परिवार के घर पर थी चोरी और साथ ही घर की अलमारियों को तोड़ कर की थी आभूषण की चोरी। 17 लाख रुपए में बिहार के स्वर्णकार के पास की थी बिक्री और साथ ही दुकानदार के दुकान में लगे सीसीटीवी से हुई है गैंग के सभी सदस्यों की पहचान। वाराणसी के रेहोनिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा। देखिए थाना रोहनिया में 21/22 की रात को एक जो रेलवे कर्मचारियों के घर में चोरी हुई थी और वो लोग उस समय विंध्याचल दर्शन करने गए थे। जब वो सुबह आए तो उनको पता चला कि उनके घर में जो ज्वेलरी रखी है और कुछ पैसे रखे हैं वो चोरी हो गए थे। इसमें हम लोगों ने वहाँ पे तत्काल मुकदमा दर्ज कराया और इसमें टीमें गठित कर दी गई थी और टीम ने बेसिकली इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट जो क्लू हमें मिला है वहाँ आसपास के सीसीटीवी कैमरे से, उसमें हमें दिखाई दे कि 3 लोग हैं जो घर के आसपास जा रहे हैं। जब उसको हम लोगों ने यक्ष ऐप और बाकी जो हमारे ऐप हैं जिस पे डाल के देखा तो हमें कुछ नाम पता चला। जब उसमें हम लोगों ने उनकी तलाश करी तो जो मेन इसका गैंग लीडर है, जो मेन अभियुक्त है, सनी धरकार करके है, ये रहने वाला लालपुर क्षेत्र का है। इसके माध्यम से पता चला कि 3 लोग थे। इसके जो 2 साथी थे, एक समीर और छोटा समीर करके, इन लोगों ने चोरी करी थी और एक इनका जो साथी था सन्नी भूलू करके, उसके माध्यम से इन्होंने सोना जो ज्वेलरी चोरी हुई थी उसको मोहनिया भभुआ जो बिहार में है वहाँ पे जाके इसको गलवा दिया था। अभी हमारे पास जो रिकवरी हुई है वो गले हुए जो 180 ग्राम जो गोल्ड है उसकी वो रिकवरी हुई है, साथ ही साथ लगभग 1 किलो चांदी की रिकवरी हुई है, कुछ पैसे हैं और जो गाड़ी प्रयुक्त की गई थी उसको हम लोगों ने रिकवर किया है।
इसमें जो एक अभियुक्त है समीर करके, वो पहले ही लड़ाई झगड़े में एक मामले में लंका थाने से जेल जा चुका है। बाकी जो दो अभियुक्त फरार है उनके लिए भी टीमें गठित है, जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और इस पूरे गैंग के ऊपर गैंगस्टर लगाएंगे। ये बेसिकली ऐसे जो सरकारी कर्मचारी हैं जो घर में नहीं रहते हैं या कहीं आसपास निकल गए हैं या कहीं शादी वगैरह में गए, तो ऐसे घरों को चिन्हित करते हैं। जो टोटल रिकवरी है उसकी वैल्यू लगभग 30 लाख रुपए के आसपास है। जो वादी ने लिखाया था वो लगभग 40 के आसपास की वैल्यू थी, लेकिन पुलिस ने इसमें 30 लाख के आसपास की जो वैल्यू है लगभग रिकवर करा। इसमें जो मेन अभियुक्त है सन्नी दरकार, इसके ऊपर अभी तक जो हमें पता चला 25 से 26 मुकदमे हैं, जो ज्यादातर चोरी के ही मुकदमे हैं। ये बड़ा अपराधी है, पहले भी कई बार जेल जा चुका है और इसके ऊपर गैंगस्टर भी लगा है। बाकी अब और भी कार्रवाई कराई जाएगी। टोटल 4 लोगों के, जैसा मैंने बताया, 3 लोग उस दिन चोरी करने आए थे और एक जो बिकवाने में। खबर चंदौली से है, जहां सनसनीखेज वारदात, निर्मोही पति ने पत्नी की निर्मम हत्या की। लोहे के रॉड से पीटकर की निर्मम हत्या। मायका पक्ष बिटिया सोनी से बात करने को था परेशान, बात नहीं होने पर पहुंचा सदर कोतवाली, लगाई गुहार। पुलिस मौके पर पहुंची तो खुला हत्या का अनोखा खेल। घर पर लोहे के रॉड से पीटकर पति गौतम खरवार ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। 4 पहिया वाहन से लाश नौगढ़ के जंगलों में आया फेंक। और साथ ही मायका पक्ष की तहरीर पर मामला दर्ज, आरोपी पति हिरासत में। पुलिस मृतका सोनी खरवार की बॉडी खोजने में जुटी। 2020 में चिकिया के वार्ड नंबर 7 निवासी सोनी की बिछिया खुर्द हुई थी शादी के बाद से ही पति पत्नी में था अनबन और पुलिस आगे जांच पड़ताल और विधिक कार्रवाई में जुटी है। जी नमस्ते, हमारा नाम पिंकी है, मैं चकिया की रहने वाली हूँ। मेरी बहन सोनी, बिछिया में उनकी शादी हुई थी 19/2/2020 में और मॉर्निंग में कंटिन्यू जिससे बात करने के लिए सुबह में मैं फ़ोन की थी, तो फ़ोन उन्होंने अतुल रिसीव किए। तो हम हालचाल करने के लिए फ़ोन किए तो उन्होंने बोला कि नीचे हैं, फिर मतलब बात नहीं कराएं, नीचे हैं। फिर बोले हम बोले कि नहीं मेरा बात कराइए, तो फिर बोलेगी वो तो कल से गायब है। तब बोले कहाँ है, 24 घंटा हो गया गायब है, तो कहाँ है, मेरी बात कराइए। काफी प्रताड़ित हुआ। फिर उसके बाद जब हम लोग घर पे पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचे तो उन्होंने बोला कि क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जैसे मेरी फांसी हो। मैडम ये बताइए कि क्या लग रहा है कि घटना से क्या वजह रही होगी? और कुछ नहीं, अभी हम लोगों को कुछ दहेज के लिए मारपीट हुआ, जो कि हम लोगों के माता पिता की इस दुनिया में है नहीं। हम लोगों के एक छोटे माता पिता का बनाया हुआ एक छोटा सा जमीन भी था, वो भी उनको मतलब जिस लड़ाई झगड़ा में हमेशा बार बार बोल रहे थे लोग, हम लोग बेच के उनके जो भी उनको चाहिए थे हम लोग उनका पूरा भी किए। अब कुछ भी हम लोगों के पास नहीं रहा, तो भी 2 महीना हुआ जमीन बेचने के बाद 3रे महीने में ये घटना सुनाई थी। मेरा नाम पिंकी है। क्या आप लोग कोतवाली हैं, क्या है पूरा मामला? कोतवाली में हम लोग इस कारण आए हैं सर कि हमारी बहन से हमारी सुबह बात जैसे डेली कंटिन्यू बात होती रहती है, बात नहीं हुआ। 2 दिन से उसके ससुराल वाले टाल मटोल कर रहे थे और सही समय पे सही सूचना नहीं दे रहे थे। बोल रहे थे कि यहाँ है वहाँ है, हम लोग खोज रहे हैं, लेकिन असल में उसको मार के सब फेंक दिया है। राड से मारा गया है, बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है। अभी तक हम लोग को डेड बॉडी भी बरामद नहीं हुई है। मेन समय पे हम लोग थाने में इसीलिए एप्लीकेशन सुबह दिए, गुमशुदा कर दिए, लेकिन सारा क्लियर थाने में पहले से हमको लग रहा है कुछ मैसेज था जिससे की वजह से ज्यादा दिक्कत हुई। सब लोग फटाफट गए, वो सब मेन समय पे गिरफ्तार हुए हैं। बाप बेटा दोनों आए हैं। अतुल नाम है, बिछिया का रहने वाला है, शादी 2020 के आसपास हुआ है, 5 साल का बेटा भी उसका है, सारी चीजें हैं। बच्चे ने 7 साल का बच्चा भी है जो 6 साल का, वो भी गवाही दिया कि मम्मी को राड से मारा गया पीठ पे, मम्मी बेहोश हुई, गाड़ी आई, गाड़ी लेकर के चली गई। अगल बगल के लोग कारण क्या बता रहे हैं सब कि हम झगड़ा हुआ है, ऐसे ही झगड़ा किए, क्या नहीं है हमको कुछ ज्यादा अंदर की बात अभी नहीं पता है, लेकिन ऐसा आज तक हम लोग को मैसेज कभी नहीं मिला कि एक दूसरे से झगड़ा करते थे। कुछ भी 6 साल 7 साल कभी भी कुछ ऐसा नहीं था। फिर छोटी बहन ये हमारी ये फोन की वीडियो कॉल पे बात करने के लिए सूचना एकदम साफ हो गया कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तब हम लोग थाने का सहारा लिए, हम लोग पुलिस के यहाँ आए, बातचीत किए, तब हम उसके घर गए, सारी चीजें। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे बहन को एकदम न्याय मिले। सर, एक विवाहिता के मौत का मामला सामने है, क्या कुछ रहा है और क्या कार्रवाई की जा रही है?
देखिए, ये थाना चंदौली के ग्राम बिछिया खुर्द गांव की एक विवाहिता के मायके पक्ष ने थाने पर आके सूचना दिया कि उस विवाहिता से फ़ोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। तत्काल थाना पुलिस गांव पहुंची और उसके पति और परिजनों से पूछताछ किया तो ये तथ्य सामने आया कि विवाहिता की हत्या उसके पति के द्वारा राड से मार करके कर दिया गया है और उसके बॉडी को राजदरी देवदरी के जंगलों में कहीं छुपा दिया गया है। अभियुक्त को हिरासत में ले करके बॉडी की खोजबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है और तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में परिजनों के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था। खबर चंदौली से है, जहां पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा। लोहे के सरिये से पीट कर सुलाया मौत की नींद। मृतका से फोन पर बात न होने से मायका पक्ष था परेशान। किसी अनहोनी के शक पर मायके पक्ष ने कोतवाली पहुंच लगाई है गुहार। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद हत्याकांड का पता चला। पति ने सुराग मिटाने के लिए लाश को जंगल में फेंका था। मृतका सोनी की 2020 में सदर कोतवाली क्षेत्र के बिछिया खुर्द गाँव में हुई थी शादी। सदर कोतवाली क्षेत्र के बिछिया खुर्द गाँव का पूरा मामला बताया जा रहा। आज दिनांक 5 अप्रैल 2026 को थाना क्षेत्र चंदौली में मायके पक्ष के द्वारा सूचना दी गई कि क्षेत्र के बिछिया खुर्द गांव में विवाहिता का फ़ोन कल से नहीं लग रहा है। तत्काल पुलिस मौके पर गांव में पहुंची और पति से और परिजनों से पूछताछ की तो पति द्वारा यह बताया गया कि उसने विवाहिता को मार डाला है। तत्काल पति को हिरासत में लेते हुए फील्ड यूनिट और एफएसएल की टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और मायके पक्ष द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को बरामद करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम टीम ने बुजुर्ग दंपत्ति के साथ डिजिटल अरेस्ट के मामले पर 69 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दंपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी थी और इसके लिए उसने खुद को दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर और साथ ही जज बताकर भारी भरकम रकम अपने खाते में ट्रांसफर कराई है। ये रकम देने के लिए दंपत्ति ने अपनी जमीन तक बेच दी है। मामले का खुलासा करते हुए एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ऋषिकेश निवासी बुजुर्ग को जालसाजों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए निशाना बनाया था और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तीय लेन देन में भी ये मामला हुआ है। ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती में प्रसिद्ध नीम बीच तपोवन में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली से घूमने आए 5 दोस्तों के समूह में से एक युवक नहाते समय गंगा की तेज लहरों की चपेट में आ गया, जिससे वहां तैनात आपदा राहत दल के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर सकुशल बचा लिया। और इंस्पेक्टर और साथ ही प्रदीप चौहान ने बताया कि दिल्ली से आए 5 और दोस्तों का एक दल नीम बीच पर गंगा स्नान कर रहा था। इसी बीच अनंत मिश्रा निवासी नफसगढ़ नई दिल्ली और साथ ही पैर अचानक फिसल गया उसका और वह पैर फिसलते ही गहरे पानी में चला गया, डूबने लगा। युवक को डूबते देख घाट पर अफरा तफरी मच गई और मौके पर मुस्तैद आपदा राहत दल के जवानों ने बिना समय गवाए पानी में छलांग लगा दी। युवक की जान सुरक्षित बचने पर उसके साथी और साथ ही घाट पर मौजूद अन्य पर्यटकों ने उत्तराखंड पुलिस व आपदा राहत दल की जमकर प्रशंसा भी की है।
शिक्षा और तकनीक के समन्वय को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भगवती देवी पूर्णानंद सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल महाराष्ट्र निवास में नवनिर्मित कंप्यूटर लैब का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तराखंड सरकार के वन एवं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने किया है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों ने महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, महापौर शंभू पासवान, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पांडे, रेखा गर्ग शामिल रही हैं। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य और साथ ही अनीता रयाल ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और साथ ही रोटरी परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यहाँ कंप्यूटर लैब छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। रुड़की के मंगलौर नेशनल हाईवे स्थित गुरु ज्ञान सागर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 8वां वार्षिकोत्सव महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने मंच पर पंजाबी उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति के साथ साथ विभिन्न रंगों की थीम पर आधारित गीतों पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए हैं। बच्चों की रंगारंग प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को उत्सव में बना दिया और साथ ही दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और साथ ही महोत्सव में आसपास के गाँव से लगभग 1500 अभिभावकों ने भाग लेकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय की प्रिंसिपल सारिका जैन ने बताया कि उनके स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ भारतीय संस्कृति और खेलकूद के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में स्थापित इस विद्यालय का ये 8वां वार्षिकोत्सव है और उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में विद्यालय में प्रवेश दिलाएं ताकि बच्चे शिक्षा और खेल के संस्कृति के क्षेत्र में बेहतर ज्ञान और संस्कृति प्राप्त कर सकें। थी और क्या बच्चों का इस साल का रिजल्ट रहा, क्या कहना चाहिए? अच्छा, गुरु ज्ञान सागर स्कूल मंगलौर श्री महाराज गुरु ज्ञान सागर जी की प्रेरणा से डॉक्टर अनुज गोयल जी ने सन 2018 में प्रारंभ किया था। आज हमारा स्कूल बहुत ज़्यादा उन्नति के अग्रसर पर है, जिसमें कि लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट हैं और वो उनका हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी स्कूल में दिए जाते हैं। तो आज संस्कृति मिलन का कार्यक्रम था, किस तरह कार्यक्रम रहा है, कितने पेरेंट्स पहुँचे? आज हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम था जिसमें कि आज लगभग 1500 पेरेंट्स के करीब आज स्कूल में आए। बहुत ही खुशी की बात है और जिसमें कि हमारे गेस्ट हैं उन्होंने भी सब लोग आए और सबने प्रोग्राम की बहुत कार्यक्रम की बहुत सराहना की। नया सत्र शुरू होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स? हमारा नया सत्र शुरू होने जा रहा है और मैं उसमें यही कहना चाहूँगी कि हम पेरेंट्स को, जो भी माता पिता हैं बच्चों के, उनको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे और उनको शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देने का पूरा
प्रयास करेंगे। बच्चों को सम्मान किया गया है, राशि देकर के भी, ट्रॉफी देकर के भी, किस तरह का सम्मान किया गया है? हाँ, बच्चों को सम्मान देना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम उनका उत्साह नहीं बढ़ाएंगे तो बच्चों को लगेगा कि हम जो कर रहे हैं, थोड़ा बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो एप्रिसिएट करना ही पड़ता है। तो उसके लिए बच्चों को पुरस्कार देना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। कुछ धनराशि भी दी गई है? जी, हमारे स्कूल में 5 स्कॉलरशिप चल रही हैं, जो कि 8th से 12th बच्चों के लिए हैं, और जो टॉप मोस्ट बच्चे होते हैं और जो एकेडमिक में होते हैं या आउटस्टैंडिंग होते हैं, उन्हें 5 स्कॉलरशिप दी जाती है। एनुअल डे मनाया गया, इस परफॉर्मेंस भी रही बच्चों को गिफ्ट। सर बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत मन लगा, सबने अच्छी तरह परफॉर्म किया, और सर श्रेय तो हमारे डायरेक्टर सर को ही आता है कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम कराया। तो सर ये है कि सब बढ़िया हुआ। आपकी कौन सी क्लास है यहाँ पे? सर मैं फ़िलहाल 12th क्लास में आ गया। तो आपकी ओर से आपको भी इनाम गिफ्ट मिले हैं, आपको इनाम मिला है, तो किस तरह क्या देखते हैं, क्या दूसरे जो बच्चे आपके जूनियर क्या एक्सपायर हो गए? हाँ सर, ये तो बात है कि सबको मेहनत करनी चाहिए और सर सबको आगे बढ़ना चाहिए। सर वही है कि कंसिस्टेंट रहो, सब हो जाएगा। जिस तरह से आपने इतनी मेहनत की है, इतने अच्छे नंबर किए पास भी, तो इतनी मेहनत के पीछे किस कसर है? सर सबसे पहले तो मेरे माता पिता का, उनके बाद मेरे स्कूल के अध्यापकों का, और सर खुद मेरी मेहनत। जूनियर है, इंस्पायर होंगे आपसे इस तरह के जो उधर होते हैं कार्यक्रम होते रहे? हाँ सर बिल्कुल हूँ, क्योंकि वो भी आगे आए और अपना बोलने मंच पे ऊपर आए हैं, उनके माता पिता भी खुश हैं। भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? सर अभी तो वही है कि अच्छा कॉलेज मिल जाए 12th के बाद, और बस। क्या नाम है, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सर मैं गुरु ज्ञान सागर मंगलोर। आपका क्या नाम? सर अनंत के अंतल। जैसा कि आप सब जानते हैं पत्रकार महोदय कि ये लास्ट ईयर भी मैं इसमें एज ए चीफ गेस्ट रहा था, और तब मैं खंड शिक्षा अधिकारी था। मेरी सीमाएं नारसन के इर्द गिर्द थी, और अभी मैं डाइट प्राचार्य रुड़की हो गया हूँ। तो मुझे उन्होंने जब इनवाइट किया तो मैंने कहा आना पड़ेगा। हालांकि यहाँ आना, आप जानते हैं संडे के दिन हम लोग पास इस वक्त तमाम राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं, जनगणना चल रही है, सर्वे चल रहा है, और इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में एक FLS करके एक प्रोग्राम आया फंडामेंटल लिटरेसी लेवल का, वो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी है शिक्षा, एजुकेशन, जहाँ पे हमारा बच्चा पढ़ता है और कुछ सीखता है। उस सीखने के दरमियान वो साल में अपने अचीवमेंट हासिल करता है, 1st, 2nd, 3rd रैंक लेता है, और अपने परफॉर्मेंस को यहाँ परफॉर्म करता है। तो ये उनके लिए, बच्चों से ज़्यादा उनके माँ बाप, उनके टीचर्स और उनके स्कूल के लिए एक गौरव का पल होता है, क्योंकि साल भर वो तमाम विषमताएं, परेशानियों से रूबरू होते हैं, लेकिन अंततः अंत भला तो सब भला वाली कहावत आती है। तो यहाँ पर हमने जो ये देखा है कि इन्होंने एक स्टेज पे लिखा हुआ है संस्कृति समारोह, संस्कृति मिलन। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति हमारे देश की जो है उसके सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि हम इतना विशाल हैं कि दुनिया की सारी संस्कृतियाँ हमारे साथ एक हो गई हैं, और हम एक हैं तभी हम दुनिया में नंबर 1 हैं, अजूबे हैं। हमको दुनिया उसी तरह देखती है जैसे एक आश्चर्य की तरह देखती है। सुना है किसी फॉरेन के रशियन कोई आए थे और उन्होंने कहा मैं हम लोग चीन से थे, रशिया से थे, राजदूत थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, गॉड और इसका नहीं समझ में आता है। लेकिन जब हम भारत आते हैं तो लगता है यहाँ पे कोई परमेश्वर है, जगतेश्वर है, ईश्वर है, और अलमाइटी अल्लाह गॉड जिसको हम नाम से जानते हैं उससे उसका होता है। क्योंकि इतनी चीज़ों को अचानक सब एक साथ जुड़ के चलना ये बहुत बड़ा महान काम है, और इसको वही कर सकता है जिसके दिल में अनंत प्रेम हो, संस्कृति के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, यहाँ की तमाम जो हमारी धरोहर है, विरासत है, उसके लिए हो। तो उसको उन्होंने आज सजोया है, स्टेज परफॉर्म किया। आप देखिए गढ़वाल के लेकर पंजाब के गीतों से लेकर साउथ के गीतों को और संस्कृतियों को उन्होंने, बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, और उन्होंने ये दिखा दिया है कि हम कहीं से भी अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं, हमारा देश एक है, हमारी संस्कृतियाँ एक होकर हम बिल्कुल जिसे कहते हैं हम सनातन में हैं, और जिसमें सारे कंपोनेंट मिल जाते हैं। हमारा ईश्वर एक है, हम एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं जिसे आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट, मदीना राज या राम राज लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे कोई दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो, सबको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। ये हमारी सरकार का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, और
जैसे कि हम देखते हैं कि शिक्षक लोग, इससे पहले हमें नारे दिए गए थे बड़े खूबसूरत से, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल जी ने दिया लास्ट में जोड़ा, और हम कहते हैं कि जय शिक्षक महान। तो गुरु और टीचर की जो परंपरा है वही हमें आगे ले जाएगी, और हम जिस तरह से पहले के ज़माने के बड़े बड़े नालंदा तक्षशिला विद्यालय और सारी दुनिया से ज्ञान लेने आती थी, खुद आपको अच्छी तरह मालूम है कि करबला की जंग के दरमियान उन्होंने यही कहा था कि भारत जाने दो, क्योंकि वहाँ पे ज्ञान और संगम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी देश के लिए कहा था कि यहाँ से ही अब धर्म का झंडा उठेगा। जब सब संस्कृतियों का मिलन होगा तो हम विश्व गुरु और विश्व के वो बनेंगे, अभाग बनेंगे, और उनको एक दृष्टि देंगे, ज्ञान देंगे। और आप देखिए चारों तरफ आग लगी हुई है, लेकिन यहाँ हम सब कितने प्यार से आगे बढ़ रहे हैं। और ये मैं आगे चल के डाइट में भी यहाँ के जो भी हैंड्स हैं हमारी पॉकेट से हम सबको बुलाएंगे, उसमें सभी लोगों को बुला के, और ये कोशिश करेंगे। हमारे बीच में हमारे बहुत अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, आपको पता ही है, धन सिंह रावत जी। उसके बाद उनका विज़न लेकर हमें इस ज़िले में एक अमित कुमार जी आए हैं, जिन्होंने इतनी खूबसूरत बात आज कही मुझसे कि मैं समझता हूँ आने वाले 70 साल में किसी जिला शिक्षा अधिकारी इतनी बड़ी बात नहीं कही होगी। और उन्होंने कहा हम आपके सहयोग के साथ जो मदरसे हैं वो आइसोलेट से लगते हैं, हमें उनको कॉमन उसमें लाना है, और उनमें जो व्याप्त जो भी कहीं कमियां हैं उसको दूर करके, और एक शानदार तरीके से हर बच्चे को पूरी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, और देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति उसका सम्मान मान हो, और हम आगे बढ़े, और हम जो है हम पर कोई उंगली ना उठाए, बल्कि हम जो है सबको अच्छे से अपना बेस्ट रूप दिखा सकें। तो आज गुरु ग्रंथ सागर में कुछ बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। जी हाँ, जो बच्चे सम्मानित हैं वो तो अपने क्लास के रूप में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, अपने नंबर्स को लेकर और अपने पेरेंट्स की मेहनतों को उन्होंने साकार किया है। हम उनको साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे उनके माँ बाप को, और इस स्कूल को, और इस स्कूल के साथ साथ मंगलौर की जनता को, और यहाँ की खंड शिक्षा अधिकारी चूँकि महिला हैं लेकिन वो बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं। और आकांक्षा राठौर जी का भी मेरे पास संदेश है कि आप उनको हमारी तरफ से बधाई दीजिएगा। इस तरह के कार्यक्रम से कितना प्रभाव पड़ता है? इसी से तो हमारा समाज बनता है। आप देखिए कि कितने लोग आइसोलेट कहाँ पड़े होंगे, लेकिन यहाँ पे आके कितना एक राष्ट्रीयता का संचार होता है, एक देश प्रेम का, एक समाज प्रेम का। सारे लोग बैठे हुए हैं, इसमें ये नहीं पता चल रहा है कौन हिंदू मुसलमान है, जैन है, सिख है, ईसाई है। सबके बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और सब ताली बजा रहे हैं, और सबके बच्चे सब तरह के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो हम जो एकता के हमें विखंडन करने की विदेशी ताकतें हैं या जो भी नकारात्मक पहलू हों, उनको नकार के हमें आगे बढ़ना, और हमें फिर से अपने आप को उसी स्वरूप पे लाना है जिससे हम कह सकें कि हम एक हैं। हम रामनवमी पर मथुरा स्थित भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने अलवर से कई श्रद्धालु पहुंचे। श्री कृष्ण मंदिर करने के बाद दाऊ जी के दर्शन किए। वहीं मान्यता है जो भी भक्त श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद यदि दाऊ जी के दर्शन नहीं किए तो ब्रज भ्रमण पूरा नहीं माना जाता है। ब्रज के कण कण में जहां श्री कृष्ण का वास है वहां दाऊ जी का भी विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। दाऊ जी का ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर बलदेव में बना हुआ है। मथुरा में ये वल्लभ प्रसाद संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर है। आज मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें अलवर से सभी श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। ठाकुर जी को लाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और ब्रज 84 कोसी की परिक्रमा के दौरान दर्शन करते हैं। वहीं हर साल 3 अप्रैल को भरत मिलाप किया जाता है। वहीं इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। जी महाराज जी, आप बताइए। हाँ जी, ये जो काली का जो प्रोग्राम चलता है वो डेली चल रहा है लगभग। जी हाँ। किस चीज़ का प्रोग्राम है ये? जो काली की झांकी निकलती है। अच्छा। हाँ, हर वर्ष निकलती है या कैसे? नहीं, हर वर्ष निकलती है। अच्छा। हाँ, हर वर्ष इसी डेट को निकलती है, कुछ डेट का कोई संशोधन नहीं? आगे पीछे भी निकलती है, इस डेट को भी निकलती है। अच्छा। हाँ। और इनका इतिहास क्या है बलदेव जी का, वो थोड़ा बताएंगे? बलदेव जी का इतिहास बहुत प्राचीन मंदिर है। बलदाऊ जी का ये साक्षात निकली हुई मूर्ति है बलदाऊ जी और रेवती मैया की। करीब 450 वर्ष पुराना मंदिर है। अच्छा। और ऐसे ही बराबर सेवा चलती है ठाकुर जी की। और यहाँ पर जो ये लाइट का जो मामला है ये क्या है? ठाकुर जी को लाइट अंदर बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसीलिए मूर्ति को आप अंधेरे के अंदर। हाँ, ठाकुर जी को लाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। ओनली दीपक में। प्रतिवर्ष कितने लोग बाग यहाँ आते हैं दर्शन करने, और कितनी क्या आस्था है लोगों? कहाँ से लोग आते हैं? और वो बढ़ से आते हैं। अच्छा। मथुरा वृंदावन जाते हैं तो लोग बाग यहाँ होते हैं, यहाँ जरूर जाते हैं। ब्रज 84 की परिक्रमा के राजा हैं बलदाऊ जी, तो यहाँ जरूर दर्शन करने के लिए यात्री आते हैं। शुभ नाम सर आपका? सुरेश पांडे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर हैं। शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय में उन्होंने जन सुनवाई कर आम जन की समस्याओं को सुना है और साथ ही संबंधित अधिकारियों की समस्या त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। इस दौरान बिरला ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए परिंडे बांधने के भी आयोजन शुरू किया और वहां लोगों ने उन्हें गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए जल व्यवस्था भी की है। अपने दौरे के तहत आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दोपहर 1 बजे नयापुरा स्थित वहां पर जल संसाधन भवन का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे बजरंग नगर में अपना घर वृद्धाश्रम का लोकार्पण भी करेंगे। बिरला के इस दौरे पर क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण से माना जा रहा। लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां, उनकी आपदा, उनके संकट को सुनते हैं और उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। हर जनप्रतिनिधि का दायित्व है और संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है। मेरी कोशिश रहती है सबको न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले और सबका समाधान। विकास के कार्य बहुत किए जा रहे हैं। विकास का नया अध्याय कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में लिखा जा रहा है। जो मूलभूत आवश्यकता है उन सब आवश्यकता पूरा करेंगे और जो इंडस्ट्री सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर और सेक्टर के अंदर विकास की नई लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां, उनकी आपदा, उनके संकट को सुनते हैं और उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। हर जनप्रतिनिधि का दायित्व है और संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है। मेरी कोशिश रहती है सबको न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले और सबका समाधान। विकास के कार्य बहुत किए जा रहे हैं। विकास का नया अध्याय कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में लिखा जा रहा है। जो मूलभूत आवश्यकता है उन सब आवश्यकता पूरा करेंगे और जो इंडस्ट्री सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर और सेक्टर के अंदर विकास की नई
अवैध खनन एवं परिवहन अभियान के तहत एडीएम कोटा के निर्देश में माइंस फोरमैन निकिता जैन द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन के खिलाफ औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम मंडावरा के पास एक ट्रैफिक ट्रॉली अवैध कालाबाजारी से भरा हुआ पकड़ा गया। वाहन चालकों की वैध रवाना दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन वाहन चालक के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण उक्त वाहन में 1,28,000 रुपए का जुर्माना किया गया। जुर्माना मौके पर जमा करवाकर उक्त वाहन को रिलीज किया गया। माइनिंग टीम की सूचना मिलने पर अवैध खननकर्ताओं में हड़कंप भी मच गया। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।